हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू PWGC नेट। और मैं हूं निधि शर्मा, आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर। जो आज का आपका सेशन मेरे साथ होने वाला है वो इस वाले वे में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको कौन सी यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड नेक्स्ट में आपको मैं यहाँ पे और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूँगी, ठीक है। यहाँ पे अब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कि किस टाइप आप इस सेशन को देख रहे हैं। हम लोग यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का आज यूजीसी नेट में यूनिट वाइज क्या वेटेज है एग्जाम के अंदर वो डिस्कवर करने वाले हैं। तो दिस इज ऑल एंड ऑल अबाउट योर जो आपका पेपर 2 के अंदर आता है पार्ट, ठीक है, कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। एंड कुछ चीज़ें कभी चेंज नहीं होती, कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से वो डिस्कशन यहाँ पे करूँगी। इट मे चेंज लेटर ऑन, बट अभी के लिए आपकी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें फिक्स्ड हैं, जो चेंज होंगी ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट यूनिट वाइज वेटेज, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर अभी तक देख लिया होगा कि कैसे स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, और वो स्ट्रैटेजी के ही बेसिस पे आप लोगों की यूनिट वाइज वेटेज भी यहाँ पर है, ठीक है। उसी के बेसिस पे ये वेटेज मैंने आपको दिया है, और ये इसीलिए भी है ताकि आप समझ पाए दैट वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर, और आपकी स्ट्रैटेजी जो मैंने डिस्कस करी है आपके पास यूट्यूब पे 6 महीने की, जो आप PW के चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो के सेक्शन में। तो उस स्ट्रैटेजी में, उस रोड मैप में इन्हीं यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए, इनके नंबर्स को ध्यान में रखते हुए बताया गया है, ठीक है। एज यू कैन सी हेयर, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, नहीं दिख रहा है तो आई विल बी क्लियरिंग दिस। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लेकिन अब मैं इसको अगर स्वैप कर दूं तो यूनिट 3 और यूनिट 2 जो है इक्वली इंपॉर्टेंट लेवल पे जा चुकी है। बट येस, यूनिट 1 इज एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन यूनिट। इस यूनिट में से आपके हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट जून के 2025 के अटेम्प्ट में क्या हुआ, आपके क्वेश्चंस इसके अंदर क्रोनोलॉजी के तो आते ही आते हैं, ठीक है, तो वो आए आपके, ठीक है, जिसमें आपने पियरे बोर्डियू को देखा, ठीक है, आपने यहाँ पे मिशेल फुकोल को देखा, आपने एंथनी गिडेंस को देखा। तो अब यहाँ पे मैं ये बात तो कर रही हूँ कि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगी इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए कि आपके यहाँ पे क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, यानी कि जो आपके यहाँ पे वो फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने सोशियोलॉजी का गठन किया, ठीक है, तो ये थिंकर्स तो आपके हैं ही है इम्पॉर्टेंट। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस मेजरली अब आज के टाइम में कुछ टाइम से देखे जा रहे हैं वो है पोस्ट मॉडर्निज्म से, यानी कि उत्तर आधुनिकवाद से ये क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे सिर्फ 26 ही थिंकर्स हैं? नहीं, इसके अंदर थिंकर्स सिर्फ 26 नहीं है, इसके अंदर आपके कुछ हिडन अर्ली सोशियोलॉजिकल थिंकर्स प्लस फिलोसफर्स भी हैं, जिनको मैं आपके आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है यूनिट 2। तो यूनिट 2 की मैं अगर बात करती हूँ तो पहले आप इसको साइड में करिए, थोड़ा सा यूनिट 3 पे पहले चलते हैं, क्योंकि यूनिट 3 और यूनिट 1 जो है उसको आप साथ में अगर देखें तो पहले आपको दोनों को ही बैक टू बैक खत्म कर लेना है। पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करिए, लेकिन अगर आइडियली कोई बच्चा बेसिक कंसेप्ट पहले करना चाहता है तो वो भी बहुत बुरी स्ट्रैटेजी तो नहीं है जो मैंने आपसे डिस्कस की थी, क्योंकि यूनिट 3 जो है वो आपके सारे बेसिक कंसेप्ट को कवर करती है, और इसके अंदर आपको पता है कि आपके 4 पार्ट्स डिवाइडेड हैं। तो अगर 4 पार्ट्स डिवाइडेड हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, और ये यूनिट जो है आपके यूनिट 10 के और यूनिट 8 के भी काफी पार्ट्स को कवर कर लेती है, तो वो क्वेश्चंस भी आपके जो है एक्सपेंड होके आ जाते हैं, राइट। तो यूनिट 3 जो है अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। और यूनिट 2 की अगर मैं बात करती हूँ अब, तो यूनिट 2 आपकी वो यूनिट है यहाँ पे जो पेपर 1 में भी आपको साथ में काम आती है। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चंस आपके पास आते ही आते हैं, ठीक है, पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर 2 में भी आता है। तो ये 3 यूनिट्स आपकी क्या है, एवरग्रीन यूनिट्स है। मतलब कि आपको अगर अपनी सोशियोलॉजिकल जर्नी को स्टार्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को सबसे पहले कवर करना चाहते हैं, ताकि हम लोग बाद में उन पार्ट्स पे ध्यान दें जहाँ पे हमारी एनर्जी जो है अब इतनी ना लगे, बिकॉज हमारी सारी एनर्जी जो है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हाई रश होता है हमें, तो हम तभी कवर कर देते हैं उस एनर्जी पे, राइट। तो वही चीज आपको यहाँ पे करनी है यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 के साथ, कि इन तीनों को आपको पहले ही कवर कर लेना है स्टार्टिंग के 1 से 1.5 महीने के अंदर, ठीक है। 1.5 महीना नहीं तो कम से कम 2 महीना विद प्रैक्टिस, बट उसको प्रैक्टिस के साथ करना है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे यूनिट 9 है, ठीक है, मैं इसके साथ में यूनिट 7 को भी अगर लगा दूं तो यूनिट 7 जो है वो उसमें से काफी क्वेश्चंस आपके पूछे गए, लेकिन ये दोनों यूनिट ऐसी हैं जिसमें से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने शुरू हो चुके हैं, एंड यू कैन नॉट इग्नोर देम। पहले ये बहुत ही इग्नोर्ड यूनिट्स हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि साइबर क्राइम का टॉपिक हो गया, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई एक आपका कॉन्फ्रेंस हो गया, लेट्स से कि UN का कोई कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज
रेंज के ऊपर, तो आपको ये सब आने चाहिए। बिकॉज अगर मैं बात करूँ यूनिट 7 की, तो इसमें से भी कम क्वेश्चन आए नहीं। इफ एज फार एज आई रिमेंबर, एक साइलेंट स्प्रिंग के ऊपर आपका क्वेश्चन पहले पूछा गया था, रिचल कार्सन का, एंड देन अबाउट द रियो दे जनेरियो की आपकी जो समिट हुआ था, ठीक है, 1992 में, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सब की सब चीज़ें आपके एक फैक्चुअल नॉलेज का पार्ट बनाती है, ठीक है। तो आपको इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर फैक्ट्स जो हैं वो यूनिट 7 के अंदर पढ़ने हैं ज़्यादा, क्योंकि आपके कौन से थिंकर, कौन से एक बेसिकली एक्टिविस्ट ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया एनवायरमेंटल, वो आपको पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, ताकि आप क्रोनोलॉजिकली उनको लगा सको, ठीक है। और साथ में यूनिट 9 के अंदर आप अगर मान लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था साइबर क्राइम के ऊपर, फर्स्ट जनरेशन साइबर क्राइम, सेकंड जनरेशन साइबर क्राइम कौन से होते हैं, दीज आर द क्वेश्चंस, वर्चुअल कम्युनिटी, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चंस, तो ये सब के सब आपके यूनिट 9 में कवर होता है। अब आप देखोगे इजी है ये पार्ट, तो आप इजी होने के साथ इसको छोड़ करके बिल्कुल भी ना आए, इसको अच्छे से आप कर ही लीजिए, ठीक है। दैट शुड बी योर फोकस इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है यूनिट 8। यूनिट 8 का जो पार्ट है वो काफी सारा आपका यूनिट 3 के अंदर फैमिली मैरिज एंड किनशिप में भी कवर होता है, बट आपके लॉस का पार्ट उसमें कवर नहीं होता है। तो ये यूनिट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज इसमें जो फैमिली लॉज हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने एग्जाम में देखा है, चाहे वो यहाँ पर इनहेरिटेंस लॉज हो, चाहे मुस्लिम लॉज हो, ठीक है, चाहे हिंदू लॉज हो, एंड साथ ही साथ विमेन रिलेटेड लॉज, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, डाउरी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब के सब आपको पता होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉश एक्ट हुआ, ठीक है, पॉश एक्ट इज 2013 प्रिवेंशन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, राइट, तो वो भी आपके इसके अंदर आते हैं। तो जितने भी एक्ट्स हैं आपके वो इसमें आ रहे हैं विमेन रिलेटेड और फैमिली रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि वो आपको काफी पार्ट इसमें कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है यूनिट 10। तो यूनिट 10 जो है उसके अंदर आपके पास न्यू रिलीजियस मूवमेंट, NRM, एरिक वोल्फ का टॉपिक, ठीक है, साथ ही साथ कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स, मॉरल इकोनॉमी यानी कि नैतिक अर्थव्यवस्था, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। लेकिन ये अब 9 क्वेश्चंस तक इस सेशन में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये आपको देखना है, बट येस इतना जरूर रहेगा कि अगर आप यूनिट 3 को अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो यूनिट 3 को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है, जो कि अब डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ यूनिट 3 को तो मैं काफी सारे कंसेप्ट उसमें यूनिट 8 और 10 के क्लब करके चलती हूँ, ठीक है, बिकॉज काफी बड़ी यूनिट है वो, तो उसमें आपकी काफी चीजें रिपीट हो जाती है। तो मुझे ये पता होता है कि आप मुझे यूनिट 8 पे किस चीज में ध्यान लगाएं, तो वही सेम चीज आप अगर यहाँ पे करेंगे तो यूनिट 3 इज इक्वल टू यूनिट 8 प्लस यूनिट 10, तो ये आपकी एक यूनिट आपको ये इतना वेटेज के लिए प्रिपेयर यहाँ पे करवा देगी जो आपको यहाँ पर दी हुई है। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, 8 क्वेश्चंस इसके अंदर हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पे तकरीबन 16 नंबर को कंडक्ट कर रहा है। तो रूरल सोसाइटी में आपके मेजर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो रूरल सोसाइटी में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अर्बन सोसाइटी में भी कम नहीं आते। मेगा सिटीज क्या हो गई, कॉन्वर्बेशन का क्या मतलब होता है, जो कि अभी आपके एग्जाम में आया भी था, कॉन्वर्बेशन का क्वेश्चन 2025 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जॉर्ज सिमिल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मेगालोपोलिस की बात हो गई, तो ये सब के सब क्वेश्चंस आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आती है एनवायरमेंट सोसाइटी, जो मैं आपको पहले बता चुकी, तो ये आपकी थोड़ी अप जा चुकी है यूनिट अब, ऑलराइट, यूनिट 9 के इक्विवेलेंट है बिकॉज ये इमर्जिंग यूनिट्स है ना। उसके बाद आती है आपकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी की यूनिट, ठीक है, जिसके अंदर आपके वेलफेयर मॉडल्स की मैं अगर मैं बात करूँ, ठीक है, और इफ आई टॉक अबाउट कार्ल पोलयानी, ठीक है, मार्शल मॉस का कंसेप्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों का इसके अंदर लेबर रिलेशन की भी बात आ जाती है, एंड बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं, ठीक है, तो वो सब की सब चीज़ें आपको इसमें कवर करनी होती है बिकॉज गुरनाम मेडाल के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, नील जे स्मेल्सर के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, सो वो आपको मेजरली ध्यान देना है कि इसमें जो आपका पार्ट है ना ये वेलफेयरिज्म का और लिबरलिज्म का, नियो लिबरलिज्म का, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए, इमैनुअल वॉलरस्टीन, ठीक है, ऑनरे गंडर फ्रैंक, तो ये कुछ ऐसे ना थिंकर्स हैं जो कि एवरग्रीन थिंकर्स हैं किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के, तो वो आपको यहाँ पे कवर करने होते हैं, ठीक है, और वही चीज़ आप लोगों को क्वेश्चंस को इतना नंबर बना देती है। लास्ट है यहाँ पे स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 7 हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एंटोनियो ग्राम्सी का क्वेश्चन आपके पास आ गया सिविल सोसाइटी का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पे बात करो कि इमेजिन कम्युनिटीज किसने दिया है, तो इसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस मेजरली आपको इसे देखने के लिए मिलेंगे, और क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल हैं, ठीक है, ज्यादा इसमें, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉ का भी इसमें अंदर छोटा सा पार्ट आ जाता है, तो वो लॉ के कुछ क्वेश्चन जो है ना वो अगर आप एक ही जगह पे एक साथ कर लोगे, ठीक है, बिकॉज ये 7 मैंने इसलिए दिया है बिकॉज इसका लॉ का पार्ट कुछ यूनिट 8 में भी चला जाता है, यूनिट 3 में भी जा रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ टॉपिक्स जो रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर का टॉपिक हर एक यूनिट में कहीं ना कुछ रिपीट हो रहा है, तो अगर आप उसको एक ही बार पढ़ के कुछ मेजर चीज़ों को एक बार में कवर कर लो तो आपको दूसरी यूनिट में उसको बहुत टाइम नहीं देना पड़ेगा, राइट, तो वही चीज़ आप इस पर्टिकुलर यूनिट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट 3
में इतने सारे टॉपिक्स हैं कि उसको अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो यही आप लोगों के यूनिट वाइज वेटेजेस तो जो मुझे डिस्कस करने थे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको, अगर मैं बात करूँ तो यूनिट कहाँ से कहाँ तक देखने के लिए मिल सकता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यूनिट 1 टू यूनिट 3, ठीक है, दीज आर योर एवरग्रीन यूनिट्स। ये आपकी कभी नहीं चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी स्टूडेंट से बात करें, उन्हें भी अच्छे से पता हो जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, ये एवरग्रीन है, ये कभी नहीं चेंज होने वाला। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों का जो यहाँ पे यूनिट 4 टू यूनिट 10 है, ठीक है, ये चेंजिंग नेचर की है, ठीक है, ये चेंजिंग नेचर की है। कभी किसी की वेटेज ज्यादा है, कभी किसी की वेटेज कम हो जाती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी यूनिट 7 एंड यूनिट 9 आर द ट्रेंडिंग यूनिट्स राइट नाउ, ठीक है। इनके अंदर काफी क्वेश्चंस अब आपके पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ऑलराइट, सो यही था आपका छोटा सा सेशन जो मेरे साथ अभी हुआ है, जहाँ पे आप लोगों ने थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट वेटेजेस को जाना है। सो इसी के हिसाब से अपने प्रिपरेशन को प्लान करते रहिए एंड पढ़ते रहिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बट यस, किस पे ध्यान ज़्यादा देना है, पहले देना है, वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई बाद में तो आप अपनी मेजर यूनिट्स को कवर कर नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट और थर्ड को पहले करना ही प्रेफर करिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में रिसोर्सेज के साथ कि कौन से रिसोर्सेज हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगी, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से स्विंग में चला सके। थियोरेटिकल बुक्स प्लस आपकी क्वेश्चंस की बुक्स भी उसमें कवर होगी। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।